हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। आज हम लोग डब्ल्यू क्लास 11 सेमेस्टर 2 हिंदी का जो सिलेबस है उसमें से भाग्य रेखा कहानी जो कि भीष्म साहनी जी द्वारा रचित है उसको आज अच्छे तरीके से हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो मैं पहले एक बात बता देती हूँ कि डब्ल्यू क्लास 11 सेमेस्टर 2 हिंदी का जो सिलेबस है उस सिलेबस में टोटल 4 कविताएँ हैं और 3 कहानियाँ हैं। तो जो 4 कविताएँ हैं वो चारों कविताओं का हिंदी एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप लोग मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग भाग्य रेखा कहानी का जो लेखक परिचय है यानी कि भीष्म साहनी जी का जो परिचय दिया गया है आप लोगों की किताब में उसको हम लोग अच्छी तरीके से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से भी आता है, ठीक है। तो आप लोग अपने अपने किताब को खोल दीजिए और भीष्म साहनी जी का जो परिचय है यानी कि भाग्य रेखा कहानी का जो कई परिचय है उसको निकाल दीजिए और हम जो बताएंगे वो सारा मार्क कर लीजिए, ठीक है। जो भाग्य रेखा कहानी है और यह कहानी भीष्म साहनी जी द्वारा रचित है। तो इनका जो परिचय दिया हुआ है, लेखक परिचय यानी कि भीष्म साहनी जी का परिचय हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, हम पहले से ही मार्क करके रखे हैं पेन से जो भी इम्पोर्टेंट है, फिर भी हम एक बार रीड कर दे रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 में रावलपिंडी वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था ये इम्पोर्टेंट है। उनके पिता का नाम श्री हरबंस लाल साहनी व माता का नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी था। उनके माता पिता का क्या नाम था ये भी इम्पोर्टेंट है। बता दें कि मशहूर अभिनेता रहे बलराज साहनी उनके बड़े भाई थे। उनके बड़े भाई का क्या नाम था और उनके बड़े भाई कौन थे, तो वो बड़े मशहूर अभिनेता थे, ठीक है। इनकी तमस रचना पर गोविंद निहलानी ने टेलीफिल्म भी बनाई जो काफ़ी चर्चित रही। इनकी किस रचना पर टेलीफिल्म बनाई गई थी, तो ये भी तमस रचना, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1958 में पंजाब विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपाधि हासिल की। इन्होंने कब पीएचडी की उपाधि हासिल की और कहाँ से की, ये इम्पोर्टेंट है। 1937 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। इन्होंने कहाँ पर और किस जगह पर, यानी कि कहाँ पर और किस कॉलेज में एमए किया, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भीष्म साहनी ने 1965 से 1967 तक नई कहानियों का संपादन किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, डबल स्टार मार्क कर लीजिए कि उन्होंने कब से कब तक नई कहानियों का संपादन किया था, तो 1965 से 1967 तक। साथ ही वे प्रगतिशील लेखक संघ तथा एफ्रो एशियाई लेखक संघ से संबंध रहे। उनकी पत्रिका लोटस में भी ये जुड़े रहे। ये सहमत नामक नाट्य संस्थापक और अध्यक्ष थे, जो अंतर सांस्कृतिक संगठन को बढ़ावा देने वाला संगठन है, जिसकी स्थापना थिएटर कलाकार सफदर हाशमी की याद में की गई। उनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उनकी प्रमुख रचनाओं में से उनकी उपन्यास, उन्होंने क्या क्या उपन्यास लिखे थे, उन्होंने कौन सी कहानी संग्रह लिखी थी, उन्होंने क्या क्या नाटक लिखे थे, उन्होंने कौन सी आत्मकथाएं लिखी थी और उन्होंने कौन सी बाल कथाएँ लिखी थी, ठीक है। तो ये सारा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में कोई भी उपन्यास का या फिर कहानी संग्रह या नाटक, आत्मकथा या बाल कथा, इन पाँचों में से कोई एक नाम दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये किसके द्वारा रचित है, ये किसकी रचना है, ठीक है। तो आप लोगों को नाम याद करना पड़ेगा। फिर भीष्म साहनी जी की मृत्यु 11 जुलाई 2003 को दिल्ली में हुई। तो उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम बताएं, अगर वैसे करके समझ नहीं आया आप लोगों की क्या क्या इम्पोर्टेंट लाइन करना है, मतलब क्या क्या इम्पोर्टेंट मार्क करना है, नहीं अगर समझ आया तो आप लोग क्या करिए कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अच्छी तरीके से मार्क कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस जो कहानी है यानी कि भाग्य रेखा कहानी, एक्चुअली इस कहानी में क्या बताया गया है, कौन कौन पात्र है, इसमें हम थोड़ा सा छोटा सा समरी लाइक बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है।
भाग्य रेखा कहानी साहनी भीष्म साहनी द्वारा लिखित एक कहानी है जिसमें उन्होंने बेरोज़गार के जीवन और उनके भाग्य के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये जो कहानी है इसमें बेरोज़गार का मतलब आप लोग को पता ही होगा, जो व्यक्ति क्या है, काम करने के योग्य है, कार्य करने के योग्य है, लेकिन क्या है, उन्हें कार्य करने के लिए कोई काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई काम करने के लिए उन्हें नहीं मिल रहा है, तो उन्हें ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, बेरोज़गार इंसान। ठीक है, तो बेरोज़गार के जीवन और उनके भाग्य के बारे में बताया गया है। उनका भाग्य कैसा होता है, ये सब के बारे में इस भाग्य रेखा कहानी में बताया गया है। अब इस भाग्य रेखा कहानी में कौन कौन पात्र है थोड़ा हम बता देते हैं। इस कहानी में एक ज्योतिषी है जो लोगों की हथेलियों में भाग्य रेखा देखकर उनके भविष्य के बारे में बताता है। ठीक है, इस कहानी में एक ज्योतिषी है, इस कहानी में लेखक भी उपस्थित है और इस कहानी में एक यजमान है। ठीक है, जिसे दम्मे का प्रॉब्लम है, यानी कि दम्मे का रोगी है वह। ठीक है, तो यहाँ पे एक ज्योतिषी है, लेखक भी है और एक व्यक्ति है, अनजान व्यक्ति। ठीक है, जिसको दम्मे का रोगी है, दम्मे से ग्रसित है। ठीक है, और वो जो दम्मे वाला रोगी है या फिर आप लोग यजमान कहिए, वो यजमान ज्योतिषी के सामने अपने हथेली को दिखाता है। ठीक है, और अपना भाग्य पूछता है, तो ज्योतिषी उसे क्या बताता है कि उसका भाग्य रेखा नहीं है। ठीक है, तो यही बताता है वो। तो यही सब चीज़ के बारे में हम लोग इस कहानी में विस्तृत से समझेंगे। तो चलिए अब कहानी को लाइन बाय लाइन मैं एक बार बताती हूँ, आप लोगों को समझा देती हूँ। भाग्य रेखा कहानी शुरू करते हैं। कनॉट सर्कस के बाग में, पहले हम तो बता देते हैं जो कनॉट सर्कस है ये नई दिल्ली में है। ठीक है, अभी जो सर्कस कनॉट सर्कस एक ना, जैसे आप लोग समझिए पार्क की तरह है। अब वो पार्क का आसपास का एरिया कैसा है मैं बताती हूँ आप लोगों को। ऐसा जैसे कि ठीक है, तो ऐसा है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, लिखा भी हुआ है ऊपर में, कनॉट सर्कस के बाग में जहाँ नई दिल्ली की सब सड़कें मिलती है। तो ये जो कनॉट सर्कस है यह कहाँ पे है, ये नई दिल्ली में है। और वो जो कनॉट सर्कस को वहाँ कर का एरिया क्या है, मतलब जो कनॉट सर्कस है बीच में एक जो है ना, जो हम सर्कल किए हैं, ये है हम लोगों का कनॉट सर्कस। ठीक है, ये हम लोगों का कनॉट सर्कस है। और ये सब जो है, ये सब सड़कें हैं जो चार आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये चार यहाँ पे सड़कें आ रही है। तो क्या हो रहा है, चारों ओर से क्या आ रही है, सारी ओर से जो है सड़कें आ रही है और बीच में क्या है कि कनॉट सर्कस है। कनॉट सर्कस आप लोग एक पार्क टाइप का ही समझ लीजिए, वैसा ही है। ठीक है, अब उसके आगे हम पढ़ते हैं। जहाँ शाम को रसिक और दोपहर को बेरोजगार आ बैठते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या, रसिक का अर्थ क्या होता है अब हम बताते हैं एक बार आप लोगों को। रसिक का अर्थ होता है ना, जैसे जो ये होते हैं लेखक लोग होते हैं ना, जो लेखक होते हैं या फिर कवि जो होते हैं, तो वो लोग ना, उनको क्या है, कहानी और कविताओं का समझ है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, रसिक। ठीक है, शाम को रसिक उस जगह पर आके, मतलब कनॉट सर्कस में शाम को रसिक आके बैठते हैं और दोपहर में बेरोजगार, जिनके जो काम करने के योग्य है लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं। 3 आदमी खड़ी धूप से बचने के लिए चाह में बैठे बीड़ियाँ सुलगाए बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं कवि, मतलब लेखक, उसके बाद लेखक क्या देखते हैं कि 3 आदमी खड़ी धूप से बचने के लिए छाँव में बैठ जाते हैं और बीड़ियाँ सुलगाने लगते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। उनसे ज़रा हटकर दाईं ओर एक आदमी खाकी से कपड़े पहने, अपने जूतों का सिरहाना बनाए घास पर लेटा हुआ मुतवातर खास रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या देख रहे हैं, कवि क्या बता रहे हैं, मतलब लेखक क्या बता रहे हैं उसके बाद, कि उनसे ज़रा हटकर
दाईं ओर जो 3 व्यक्ति कड़ी धूप से बचने के लिए छांव में बैठ गए थे ना, और बीड़ी सुलगाते हुए आपस में बात कर रहे थे, उन लोगों से थोड़ा सा हटकर दाईं ओर एक आदमी खाकी से कपड़े का अर्थ है कि वो जो कपड़ा है ना वो खाकी का कलर का है। वह मतलब कैसे बताएं, हाँ, मिट्टी का कलर होता है ना, वो मिट्टी का कलर, जैसे पुलिस लोग का आप लोग देखे होंगे कैसा वर्दी का कलर होता है, तो पुलिस की जो वर्दी के रंग जो कलर होता है वैसा कलर, ठीक है। आप लोग माटी का कलर भी देख सकते हैं, वैसा माटी का कलर उसको ही बोलते हैं खाकी सा वर्दी। उस जो मतलब खाकी सा जो कपड़े पहने हुए थे, अपने जूतों का सिरहाना बनाए हुए था। सिरहाना बनाने का मतलब आप लोग को पता है कि अपने जूतों को अपने सर के पीछे, मतलब वही में नीचे रख के, और उसके ऊपर क्या करें, अपने सर को रख कर, जैसे हम लोग तकिया रख के सोते हैं ना, तो वैसे वो क्या कर रहा है कि जूते को अपना सिरहाना बना लिया है, ठीक है, और सो गया है। और क्या घास पर लेटा हुआ क्या कर रहा है, मुतवातर खास रहा है। मुतवातर का अर्थ होता है लगातार खांसना, ठीक है। मुतवातर का अर्थ होता है लगातार खांसना। पहली बार जब वह खांसा तो मुझे बुरा लगा। यहाँ पे जो है ना, पहली बार जब वह खांसा तो मुझे बुरा ना लगा। यहाँ पे जो बुरा है ना, बुरा के बाद आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, एक सेकेंड, बुरा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पहली बार जब वह खांसा, देखिए हम एक बार अंडरलाइन कर देते हैं। पहली बार जब वह खांसा तो मुझे बुरा लगा नहीं होगा, बुरा ना लगा होगा, ठीक है। तो पहली बार जब वो व्यक्ति खांसता है जो खाकी से कपड़े पहना हुआ रहता है, तो लेखक को बुरा नहीं लगता है। तो आप लोग अपने अपने बुक में ठीक कर लीजिए, आप लोग अपने अपने बुक में ना लिख लीजिए वहाँ पे, ठीक है, बुरा ना लगा। 40-45 वर्ष का कुरूप सा आदमी, अब यहाँ क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में कि वो जो खाकी सा वर्दी पहने हुए, या फिर कहानी में जो यजमान के बारे में बताया गया है वह कितने वर्ष का था और देखने में कैसा था। तो वह देखने में कुरूप था, सफ़ेद छोटे छोटे बाल थे और काला झाइयों भरा चेहरा। का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी देखिए हम लोग यंग हैं, तो क्या हो रहा है ना कि हमारा जो स्किन है वो टाइट है, लेकिन समय के बाद, ठीक एक समय के बाद क्या हो जाता है, हमारा जो स्किन है वो धीरे धीरे झूलने शुरू कर देता है, झूलना। तो वैसे ही झाइयों भरा उस व्यक्ति का चेहरा था, लंबे लंबे दांत और कंधे आगे झुके हुए थे। कंधे आगे झुके होने के तो बहुत कारण होते हैं, लेकिन मैं एक कारण आप लोग को बताती हूँ कि हमारे बॉडी, ठीक है, हमारे शरीर का एक कैपेसिटी है कि हम उतना ही भार या लोड ले सकते हैं, ठीक है। कोई इंसान उस कैपेसिटी से ज़्यादा भार उठाए, वज़न उठाए, तो क्या होगा, उसका जो कंधा है वो धीरे धीरे एक वक्त के बाद क्या होगा, आगे की ओर झुक जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खांसता जाता और पास ही घास पर थूकता जाता, मुझसे ना रहा गया। अब ये चीज़ जो देखकर वो क्या, जो व्यक्ति था वह जो यजमान थे, यानी कि जो बार बार खांस रहा था ना, जो खाकी से कपड़े पहने हुआ था और देखने में कुरूप सा था, वह आदमी बार बार खांस रहा था। और यही चीज़ लेखक से देखा ना गया, उनसे रहा ना गया, और वो कुछ कह पड़े। उन्होंने क्या बोला, मैंने कहा, सुना है विलायत में सरकार ने जगह जगह पीकदान लगा रखे हैं ताकि लोगों को घास पौधों पर थूकना ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा कि सुना है विलायत में, यानी कि विदेश में सरकार ने क्या किया, जगह जगह पीकदान का अर्थ होता है कि देखिए आप लोग डस्टबिन, कूड़ादान सुने होंगे, आपने देखा भी है, इसमें हम लोग कचरा फेंकते हैं, कूड़ादान या फिर कूड़ादान जिसमें लोग कचरा फेंकते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार का वैसा ही देखने में पीकदान होता है, लेकिन उसमें कूड़ा ना फेंक के उसमें व्यक्ति लोग क्या करते हैं ना कि थूक फेंकते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो कि जो रोड है, फिर रास्ते जो है, या फिर कोई पर्टिकुलर एक अच्छा सा जगह या कोई भी जगह जो है वो गंदा ना हो, ठीक है, वो वहाँ पे गंदगी ना फैले। इसीलिए क्या किया है विदेश में सरकार ने जगह जगह पर पीकदान बना रखे हैं, ठीक है। यही बात लेखक कहते हैं। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये वाक्य उठाकर दे देगा एग्जाम में और बोला जाएगा कि यह कथन किसने किससे कहा है, या फिर यह कथन किसका है। तो यह कथन लेखक का है और यह कथन लेखक ने
उस अनजान व्यक्ति या फिर यजमान को कहा है या फिर दम्मे वाला रोगी को कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसने मेरी ओर निगाहें उठाई। किसने? यहाँ पर जो अनजान व्यक्ति है, यजमान जो है, वह लेखक की ओर देखते हैं, निगाहें उठाई और पल भर उन्हें घूरते हैं। फिर वह बोला, तो साहब वहाँ लोगों को ऐसी खांसी भी ना आती होगी। ठीक है, फिर ये भी एक है कि ये जो वाक्य है ये दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये किसने किससे कहा। तो आप लोगों को बताना होगा कि ये जो कथन है, यह कथन उस अनजान व्यक्ति या फिर उस अनजान व्यक्ति भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग यजमान लिखेंगे या फिर दम्मे वाला रोगी लिखेंगे ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप लोग ये लिख सकते हैं कि दम्मे वाले रोगी ने लेखक से कहा। ठीक है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, इसका नाम यहाँ पे नहीं बताया गया है, तो इसीलिए आप लोग को दम्मे वाला रोगी ही लिखना पड़ेगा या फिर यजमान ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फिर खांसा और मुस्कुराता हुआ बोला, बड़ी नामुराद बीमारी है। अब नामुराद बीमारी का अर्थ क्या है? इसमें आदमी घुलता रहता है, मरता नहीं है। नामुराद बीमारी का अर्थ है कि बीमारी की कोई इच्छा ही नहीं है। अगर इस बीमारी की इच्छा होती तो मुझे ये मार देता। इसकी कोई इच्छा ही नहीं है और इसीलिए इसमें मैं घुलता चला जा रहा हूँ, लेकिन मैं मर नहीं रहा हूँ। इसमें आदमी क्या करता है? नामुराद बीमारी का अर्थ है कि ऐसा बीमारी जिसमें आदमी घुलता चला जाता है लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो कथन है कि बड़ी नामुराद बीमारी है, हाँ, इसमें आदमी घुलता रहता है, मरता नहीं। ये कौन किससे कहता है? तो आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा कि यह जो यजमान है वह लेखक से कहते हैं। मैंने सुनी अनसुनी करके। फिर आगे पढ़ते हम लोग, तो यहाँ पर बताया गया है कि मैंने सुनी अनसुनी करके जेब से, यहाँ पे आप लोग को दिखेगा नहीं ना, उसको हम हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, आप लोग वहाँ कर लेना। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने सुनी अनसुनी करके जेब में से अखबार निकाला और देखने लगा। फिर लेखक ने उनकी बातों को सुन के भी अनसुना कर दिया और अपने जेब से अखबार निकाल कर पढ़ने लगे। पर कुछ देर बाद कनखियों से देखा तो वह मुझे ही टकटकी बांधे देख रहा था। ठीक है, कनखियों से देखने का अर्थ आप लोग को पता ही होगा, लेकिन हम एक बार फिर बता देते हैं फिर भी कि कनखियों से देखने का अर्थ है ना कि हम किसी व्यक्ति को देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कोशिश कर रहे हैं ताकि सामने वाले व्यक्ति को पता ना चले कि हम उसे देखने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हम उसे देख रहे हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं कनखियों से देखना। तो ऐसे करके जो लेखक है वह देखने की कोशिश करते हैं और उन्हें क्या देखने को मिलता है कि वो जो अनजान व्यक्ति है, जो यजमान है, वह उन्हें ही टकटकी बांधे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने अखबार छोड़ दिया। फिर लेखक कहते हैं कि मैंने अखबार छोड़ दिया। फिर उन्होंने क्या पूछा? लेखक ने उस व्यक्ति से वह प्रश्न करते हैं कि क्या धंधा करते हो। ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या धंधा करते हो, किसने किससे कहा। तो ये प्रश्न ये बोल सकता है कि क्या धंधा करते हो, यह प्रश्न किसने किससे किया है। तो यह प्रश्न लेखक ने उस अनजान व्यक्ति या यजमान से किया। ठीक है, जब धंधा करते थे तो खांसी भी यूँ तंग ना किया करती थी। फिर वो जो यजमान है वह बताते हैं कि जब धंधा करते थे तो खांसी भी यूँ तंग ना किया करती थी। ठीक है, तो फिर वो बताते हैं कि जब वो धंधा करते थे, कोई काम करते थे, तब ऐसे खांसी भी इस प्रकार उन्हें तंग ना किया करती थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब है क्या करते थे। फिर लेखक पूछते हैं कि क्या करते थे। उसके बाद अब क्या हो रहा है, फिर बताया जा रहा है। अब लेखक क्या बता रहे हैं? उस आदमी ने अपनी दोनों हाथों की हथेलियाँ मेरे सामने खोल दी। मैंने देखा उसके दाएं हाथ के बीच की 3 उंगलियाँ कटी थी। ठीक है, अब क्या हो रहा है? उस आदमी ने, वो जो अनजान व्यक्ति था,
वह लेखक के सामने क्या करता है, अपने दोनों हाथ की जो हथेलियाँ हैं उसको क्या करता है, खोल देता है, ठीक है, उनके सामने। और लेखक क्या फिर देखते हैं कि उसके दाएं हाथ के बीच की 3 उंगलियां कटी हुई थी। तो एग्ज़ाम में आ सकता है कि उस अनजान व्यक्ति या फिर दम्मे वाला रोगी या फिर यजमान का किस हाथ की कितनी उंगलियां कटी हुई थी, तो दाएं हाथ की 3 उंगलियां, ठीक है। फिर वह जो अनजान व्यक्ति है या फिर जो दम्मे वाला रोगी है वह क्या कहता है कि वह बोलता है कि मशीन से कट गई। तो उसका जो उंगली था वह कैसे कट गया था, मशीन से कट गया था। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि दम्मे वाले रोगी का जो दाएं हाथ की 3 उंगलियां है वह किस प्रकार कट गई थी या किस कारण से कट गई थी, तो मशीन से कट गई थी, ठीक है। कैसे कट गई थी पूछा जा सकता है। अब मैं नई उंगलियां कहाँ से लाऊं? फिर जो यजमान है वह कहते हैं कि अब मैं नई उंगलियां कहाँ से लाऊं, जहाँ जाओ मालिक पूरी 10 उंगलियां मांगता है। फिर वह कहते हैं कि अब मैं नई उंगलियां कहाँ से लाऊं, जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पे मालिक 10 उंगलियां मांगता है पूरा। क्यों मालिक 10 उंगलियां मांगते हैं? क्योंकि देखिए, अब वो जहाँ भी काम की तलाश में जाते हैं उनकी हाथों को देखकर ना उन्हें काम देने से इनकार कर दिया जाता है। यह सोचिए कि यह व्यक्ति सही से काम कैसे करेगा, हमारा काम ये सही से कैसे करे। कोई भी किसी प्रकार का अगर हम इस व्यक्ति को काम करने देंगे और वो काम अगर सही से नहीं हुआ और ख़राब हो गया तो जो मालिक है या मैनेजर जो है उन्हीं को नुकसान होगा ना। तो इसी डर से, इसी चीज़ से वो उसी कारण उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का काम करने के लिए नहीं मिल रहा है, ठीक है। उनकी उंगलियां कट गई है इसीलिए। आगे पढ़ते हैं। कहकर वो हंसने लगते हैं, जो यजमान है वो इतनी बात कह के वो हंसने लगते हैं। एक सेकेंड, एक और है कि अब मैं नई उंगलियां कहाँ से लाऊं। ओहो, अब मैं नई उंगलियां कहाँ से लाऊं, जहाँ जाओ मालिक पूरी 10 उंगलियां मांगता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन किससे कह रहा है, तो यह यजमान या फिर दम्मे वाला रोगी लेखक से कह रहा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कहकर हंसने लगा, ये जो यजमान है वो इतनी बात कहकर वो हंसने लगते हैं। पहले कहाँ काम करते थे? फिर लेखक पूछते हैं कि पहले कहाँ काम करते थे। तो फिर जो यजमान है वह बताते हैं कि कल का वर्कशॉप में। ठीक है, ये जो है कल का वर्कशॉप, ये इम्पोर्टेंट है। एक बार हम सही से कर देते हैं वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कल का वर्कशॉप में। आगे है, हम दोनों फिर चुप हो गए। इस जो कल का वर्कशॉप बताएं ना, हम आपको इसको अंडरलाइन कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि वो जो अनजान व्यक्ति थे फिर दम्मे वाला रोगी वो कहाँ पे काम करता था, ठीक है। आगे है, हम दोनों फिर चुप हो गए। उसकी राम कहानी सुनने को मेरा जी नहीं चाहता था। फिर लेखक कहते हैं कि हम दोनों यानी कि लेखक और यजमान जो है वो चुप हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि उस व्यक्ति की राम कहानी यानी कि दुख भरी कहानी उन्हें सुनने का कोई इच्छा नहीं था। बहुत सी राम कहानी उन्होंने सुन चुकी थी, उन्होंने बहुत सारी राम कहानी सुन चुके थे वो, इसीलिए उन्हें अब और एक नई सी राम कहानी सुनने का मन नहीं था। थोड़ी देर तक वह मेरी तरफ देखता रहा। कौन? यहाँ पर यजमान है वह लेखक की ओर थोड़ी देर तक देखता रहा, फिर छाती पर हाथ रखे लेट गया। मैं भी लेटकर अखबार देखने लगा। लेखक भी लेटकर अखबार देखने लगते हैं, मगर थका हुआ था। मगर लेखक जो है वो थके हुए थे, इसीलिए जल्द ही वो सो गए। फिर अब क्या होता है कि जब लेखक की नींद टूटती है तो उन्हें ना धीमा धीमा वार्तालाप सुनाई पड़ता है। उन्हें नींद टूटती है उनकी तब तो उन्हें धीमा धीमा वार्तालाप का अर्थ होता है बातचीत। कोई आपस में उनके ही पास आपस में बातचीत कोई कर रहा है, ये उन्हें सुनाई पड़ता है। क्या बातचीत कर रहा है ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग मार्क करिए।
यहाँ पर भी त्रिकोण बनती है जहाँ आयु की रेखा और दिल की रेखा मिलती है। देखा तुम्हें कहीं से धन मिलेगा, मिलने वाला है। ठीक है, ये आप लोग इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क करिए कि यहाँ पे ये वाक्य दे देगा और पूछा जाएगा कौन किससे कह रहा है। तो यहाँ पे ज्योतिषी का एंट्री हो चुका है। अब यहाँ ज्योतिषी उस दम्मे वाले रोगी या फिर उस यजमान से कहते हैं कि यहाँ पर भी त्रिकोण बनता है। त्रिकोण बनने का अर्थ होता है ना ऐसा से, ऐसा। ठीक है, इसको बोलते हैं त्रिकोण। टोपी के आकार का आप लोग समझ सकते हैं। तो ऐसा त्रिकोण बनता है जहाँ आयु की रेखा और दिल की रेखा मिलती है। देखा तुम्हें कैसे धन मिलने वाला है। यह वाक्य कौन किससे कहता है? तो यह वाक्य ज्योतिषी दम्मे वाले रोगी से कहता है। आगे, मैंने आंखें खोली, लेखक ने आंखें खोली। अफरों ने क्या देखा? वही दमे वाला रोगी घास पर बैठा, उंगलियां कटे हाथ की हथेली एक ज्योतिषी के सामने फैलाया अपनी किस्मत पूछ रहा था। ठीक है, फिर जो दम्मे वाला रोगी घास पर बैठकर वो क्या कर रहा था, जिस दाएं हाथ की उसकी थी ना, तो उसके जो दाएं हाथ जिस हाथ की 3 उंगलियां कटी हुई थी, वह हाथ वो फैलाकर अपने हाथ को फैलाकर ज्योतिषी को दिखा रहा था और अपनी किस्मत पूछ रहा था। तो जब किस्मत अपने पूछ रहा था तो जो ज्योतिषी है वो यह आंसर देता है, यह उत्तर देता है उसे कि यहाँ भी त्रिकोण बनती है जहाँ आयु की रेखा और दिल की रेखा मिलती है। तुम्हें कहीं से धन मिलेगा, मिलने वाला है। ठीक है, यही बात बताता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बता रहे हैं कि लाग लपेटने वाली बात नहीं करो, जो हाथ में लिखा है वही पढ़ो। तो ज्योतिषी का जो उत्तर सुनकर, यानी कि ज्योतिषी जब बताता है कि यहाँ भी त्रिकोण बनता है जहाँ दिल की रेखा आयु की रेखा मिलती है, देखा तुम्हें कहीं से धन मिलेगा। इस कथन को सुनकर जो दम्मे वाला रोगी है वह ज्योतिषी से कहता है कि लाग लपेटने वाली बात नहीं करो, जो हाथ में लिखा है। लाग लपेटने वाली बात का अर्थ है मीठी मीठी बातें मत बताओ, अपने मन से बनाकर कुछ मुझे मत बताओ, जो मेरे हथेली पे लिखा हुआ है उसे तुम बताओ। इधर अंगूठे, फिर वह क्या कहता है, फिर ज्योतिषी कहता है इधर अंगूठे के नीचे भी त्रिकोण बनती है, तेरा माथा बहुत साफ है, धन जरूर मिलेगा। ये अंडरलाइन कर लीजिए, तेरा माथा बहुत साफ है, धन जरूर मिलेगा। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में दिया जाता है ये वाक्य, और पूछा जाता है कौन किससे कहता है, तो ये ज्योतिषी दम्मे वाला रोगी से कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कब, जो ये है, यानी कि दम्मे वाला रोगी जो है वह पूछता है ज्योतिषी से कब। ज्योतिषी उत्तर देता है उसे कि जल्दी। देखते ही देखते उस ज्योतिषी के गाल पर एक थप्पड़ दे मारा। ठीक ना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट आप लोग मार्क कर लीजिए कि देखते ही देखते उसने ज्योतिषी के गाल पर थप्पड़ दे मारा। ठीक है, एक थप्पड़ दे मारा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्योतिषी के गाल पर किसने थप्पड़ मारा, तो दमे वाला रोगी ने। ये इम्पोर्टेंट है। ज्योतिषी बिलबिला गया, कब धन मिलेगा। ये जो प्रश्न कौन करता है, दमे वाला रोगी करता है ज्योतिषी से कि कब धन मिलेगा। धन मिलेगा, 3 साल से भाई के टुकड़ों पर पड़ा हूँ, कहता है धन मिलेगा। फिर वह जो दमे वाला रोगी है वह क्या कहता है कि 3 साल से मैं अपने भाई के टुकड़े पर पड़ा हूँ। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि उसका जो हाथ 3 साल पहले उसके हाथ की 3 उंगलियां कट गई थी और तब से उसे किसी प्रकार का काम करने को नहीं मिल रहा है और वह बेरोजगार ही बैठा हुआ है और वह अपने भाई के टुकड़ों पर पड़ रहा है, यानी कि उसका भाई ही उसे देख रहा है, देखभाल कर रहा है, यानी कि खाना पीना देना ये वगैरह ये सब देख रहा है। ठीक है, मतलब अपने भाई के पैसों पर ही जी रहा है, वो खुद कुछ काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्योंकि उसके तो हाथों की दाएं हाथ की 3 उंगलियां कटी हुई है और उसे इस कारण ही काम कोई नहीं मिल रहा करने के लिए। ठीक है, तो ये कारण वो बताते हुए बोलता है कि कहता है धन मिलेगा, कब धन मिलेगा, मैं तो 3 साल से अपने भाई के टुकड़ों पर पढ़ रहा हूँ। आगे पढ़ते हैं। ज्योतिषी अपना पोथी पत्रा उठाकर जाने लगा। तो यहाँ पे जो ज्योतिषी है वो अपना पोथी पत्रा यानी कि अपने झोला वगैरह लेकर वो आया था, वो उसको समेट कर जाने लगता है।
मगर यजमान ने कलाई खींचकर बिठा लिया। यजमान यहाँ पे कौन, आपको बता ही रहे, दम्मे वाला जो रोगी है उसे वो यजमान बताया जा रहा है। जो दम्मे वाला रोगी है उसने क्या करता है, वो कलाई यानी कि हाथ खींचकर उसको ज्योतिषी को बैठा लेता है अपने पास, और फिर वो कहता है मीठी मीठी बातें तो बता दी, अब जो लिखा है वह बता, मैं कुछ नहीं कहूँगा। इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए कि मीठी मीठी बातें तो बता दी, अब जो लिखा है वह बता, मैं कुछ नहीं कहूँगा। या कौन किससे कहता है, यह दम्मे वाला रोगी या फिर यह यजमान ज्योतिषी से कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्योतिषी कोई 20-22 वर्ष का युवक है। अब ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि ज्योतिषी का वर्ष कितना था और वह देखने में कैसा था। ठीक है, वो कैसे कपड़े पहने हुए थे, तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो ज्योतिषी है वह 20-22 वर्ष का युवक था, काला चेहरा था उसका, सफ़ेद कुर्ता पहने हुआ था, पजामा पहना था जो जगह जगह से सिला हुआ था, और बातचीत के ढंग से क्या बंगाली जान पड़ता था। ठीक है, तो मतलब उसके बातचीत के ढंग से हम लोग बंगाली जान पड़ता था, मतलब वो बंगाली था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले तो वह घबराया, फिर हथेली पर यजमान का हाथ लेकर रेखाओं की मुख्य भाषा पढ़ता रहा। पहले वह घबरा गया क्योंकि उसको एक थप्पड़ मार दिया जो दम्मे वाला रोगी है। उसके बाद वह थोड़ा घबराने के बाद क्या करता है कि अपनी उसकी हथेली यानी कि दम्मे वाली रोगी जो है उसका हथेली को की रेखाओं की मुख्य भाषा को पढ़ता है। मतलब कि रेखाओं में क्या लिखा है उसको पढ़ता है। हाँ, उसके बाद फिर वो बताता है कि क्या लिखा हुआ है, तो फिर वो धीरे से क्या बोलता है, तेरा भाग्य रेखा नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है, तेरा भाग्य रेखा नहीं है कौन किससे कहता है, तो ज्योतिषी उस यजमान से या फिर दम्मे वाले रोगी से कहता है। आगे बढ़ते हैं। यजमान सुनकर हंस पड़ा। तो जो दम्मे वाला रोगी है वह ये बात सुनकर हंस पड़ता है और क्या कहते हैं वो, ऐसा कहना साले छिपाता क्यों है। फिर वो कहते हैं कि ऐसा कहना साले छिपाता क्यों है, जो सच है तुम मुझे वही बताओ। मीठी मीठी बातें क्यों बताता है कि मुझे धन मिलने वाला है, जो सच है उसी को बताता। आगे फिर क्या कहा जा रहा है, भाग्य रेखा कहाँ होती है। फिर जो दम्मे वाला रोगी है वह प्रश्न करता है ज्योतिषी से कि भाग्य रेखा कहाँ होती है। इधर यहाँ से फिर जो ज्योतिषी है वह बताता है कि इधर यहाँ से उस उंगली तक जाती है। ठीक है, फिर वो बताता है कि भाग्य रेखा कहाँ पर होती है। भाग्य रेखा नहीं है तो धन कहाँ से मिलेगा। फिर जो यजमान है वह कहते हैं कि भाग्य रेखा नहीं है तो धन कहाँ से मिलेगा मुझे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लीजिए आप लोग कि भाग्य रेखा नहीं है तो धन कहाँ से मिलेगा। ये कौन किससे कहता है, तो यह यजमान ज्योतिषी से कहता है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है धन जरूर मिलेगा। फिर अब यहाँ पे कौन बोल रहा है, यहाँ पे ज्योतिषी है वो बता रहे हैं कि धन जरूर मिलेगा, तेरी नहीं तो तेरी घरवाली की रेखा अच्छी होगी उसका भाग्य तुझे मिलेगा, ऐसा भी होता है। इसको आप पहले अनमार्क कर लीजिए, धन जरूर मिलेगा, तेरी नहीं तो तेरी घरवाली की रेखा अच्छी होगी उसका भाग्य तुझे मिलेगा, ऐसा भी होता है। यह कौन किससे कह रहा है, तो यह ज्योतिषी यजमान से कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसी के भाग्य पर तो अब तक जी रहा हूँ, वही तो 4 बच्चे छोड़कर अपनी राह चली गई। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो दम्मे वाला रोगी है जो या फिर जो यजमान है उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और वह उसकी पत्नी जो है वह 4 बच्चे को छोड़कर चली गई, यानी कि उसकी जो पत्नी है उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ज्योतिषी चुप हो गया। ज्योतिषी चुप हो गया, क्यों चुप हो गया, क्योंकि वह जो कुछ भी बताता वह गलत साबित हो जाता। पहले जो ज्योतिषी है वह बताता है उस दम्मे वाले रोगी को कि तुम्हें धन मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है कि जो दम्मे वाला रोगी है उसका तो भाग्य रेखा ही नहीं है, कि जो कि जहाँ से जहाँ तक भाग्य रेखा होता है
वहाँ पर उस उंगली का वो उंगली क्या कटी हुई है, तो उसका भाग्य रेखा ही नहीं है, धन कहाँ से मिलेगा। फिर वह कहता है कि धन नहीं मिलेगा। फिर वह कहता है कि तेरी घरवाली की भाग्य रेखा अच्छी होगी, उसका धन तुझे मिलेगा। फिर क्या ये बात भी गलत साबित हो जाता है और हमें क्या पता चलता है, उस पत्नी जो थी उनका मृत्यु हो गया था। तो कहाँ से धन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे। यजमान और जो ज्योतिषी है दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर यजमान ने अपना हाथ खींच लिया और ज्योतिषी को बोला, तू अपना हाथ दिखा। ठीक है। उसके बाद जो दमे वाला रोगी है वह ज्योतिषी से कहता है कि तू अपना हाथ दिखा, तेरी भाग्य रेखा क्या है मैं देखूं। आगे क्या होता है। हाँ, ज्योतिषी सकुचाया का अर्थ होता है संकोच करना, किसी भी काम को करने से पहले हिचकिचाना, उसे बोलते हैं सकुचाया। तो ज्योतिषी है वो उसे अपना हथेली दिखाने से पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन जो ज्योतिषी है उसको उस यजमान से दमने वाले रोगी से छुटकारा पाना था और उसे अपने हाथ को दिखाने के सिवाय कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तो वो क्या करता है, आखिर में बाध्य होकर अपना हाथ दिखा ही देता है उस दमने वाले रोगी को। ठीक है। वह अपना हथेली उसके सामने यानी कि दमने वाले रोगी के सामने खोल देता है। यह तेरी भाग्य रेखा है। फिर यहाँ पे उसके हाथों को देखकर जो दमने वाला रोगी है वो कहता है कि यह तेरी भाग्य रेखा है। तो ज्योतिषी कहता है हाँ। फिर क्या होता है, तेरा भाग्य तो बहुत अच्छा है, कितने बंगले हैं तेरे। फिर यहाँ पे जो दमे वाला रोगी है वह कहता है कि तेरी भाग्य रेखा तो बहुत अच्छी है, क्योंकि जो ज्योतिषी था उसका तो उंगलियां नहीं कटी हुई थी, तो उसकी तो भाग्य रेखा सही थी। तो उसका तो भाग्य रेखा बहुत अच्छा था। तो इसीलिए वो पूछता है, यानी कि वो पूछते हैं दमे वाले रोगी कि तेरा भाग्य रेखा तो बहुत अच्छा है, तेरे कितने बंगले हैं। तो फिर ज्योतिषी ने अपने हथेली बंद कर ली और फिर पोथी पत्रा सहेजने लगा। ज्योतिषी है उसके पास कोई उत्तर नहीं था। क्यों उत्तर नहीं था, क्योंकि देखिए अगर ज्योतिषी का भाग्य रेखा अच्छा है, अगर भाग्य रेखा के कारण सब कुछ मिलता तो ज्योतिषी का भाग्य रेखा बहुत अच्छा है, ज्योतिषी के पास भी बहुत सारे बंगले होते। और यदि ज्योतिषी के पास अभी बहुत सारे बंगले होते तो क्या वो अभी ये ज्योतिषी वाला काम करता, वो तो अपने घर पे ऐसो आराम से रहता ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि तेरा तो भाग्य रेखा बहुत अच्छा है, लेकिन तेरे पास कितने बंगले हैं। आगे ज्योतिषी ने अपनी हथेली बंद कर ली, फिर पोथी पत्रा सहेजने लगा। उसके पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई बंगले नहीं थे उसके पास। अगर होते तो वही ज्योतिषी वाला काम नहीं करता। आगे दमे के रोगी ने पूछा, बैठ जा इधर बोल कहने के बाद अब पूछते हैं कि कब से यह धंधा करने लगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ज्योतिषी है वो धंधा कर रहा है, वो बस काम कर रहा है अपने पेट को पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए वो बस ये धंधा कर रहा है और अपने ही बात को बना के मीठी बात बना के लोगों को बता देता है और उनसे पैसे कमाता है। ठीक है। ऐसा जो सच में ज्योतिषी वाला काम उसे नहीं आता है, वो बस अपने परिवार को संभालने के लिए काम करना चालू कर दिया। तो इसीलिए वो पूछ रहे हैं दमे वाले रोगी कि तुम कब से यह काम धंधा करने लगे हो। ज्योतिषी अभी भी चुप है। ठीक है। आप लोग इस लाइन को अंडरलाइन करिए कि यहाँ तेरी भाग्य रेखा है। ये कौन किससे कहता है, तो यह तेरी भाग्य रेखा है, यह दमे वाला रोगी ज्योतिषी से कहता है। और फिर ये भी है कि तेरा भाग्य रेखा बहुत अच्छा है, कितने बंगले हैं तेरे। ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वाक्य को दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह कथन किससे कहा है। तो यह कथन दमे वाले रोगी ने ज्योतिषी से कहा है। लास्ट यहाँ पे है कि कब से यह धंधा करने लगा।
ये भी पूछा कौन किससे कह रहा है, तो ये दमे वाला रोगी जो दूसरे कह रहा है। ठीक है, तो ये आज का जो भाग्य रेखा कहानी है इसका पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।